नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 11वीं की एग्रीकल्चर की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप अपना संकाय चुन चुके हो कि 11th में 10th के बाद में आपने 11th में एग्रीकल्चर को चुना है और आपने बहुत ही अच्छा किया कि आपने एग्रीकल्चर को चुना। मेरा जो इससे पहले लेक्चर था, उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एग्रीकल्चर को हम अपना संकाय सब्जेक्ट क्यों बनाएं। इसके अंदर मैंने सारी बातें बताई थी कि एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप में एक व्यापक विषय है और इसकी इतनी उपयोगिता है हर क्षेत्र में। अभी मैं आपको कृषि विज्ञान के क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा, कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कृषि विज्ञान अपना नहीं रखता हो कदम। ऐसी कोई जगह नहीं है वहाँ कृषि विज्ञान नहीं हो। कृषि विज्ञान सभी जगह है और कृषि विज्ञान सभी जगह है तो कृषि विज्ञान की उपादेयता और उपयोगिता सभी जगह होने से आपको हर क्षेत्र में इसके रोजगार के अवसर हैं। एग्रीकल्चर ग्रीक या लैटिन शब्द एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है कृषि और इसका मतलब होता है क्रम। तो कृषि क्रम से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उनको हमने किस में लिया है? उनको हमने लिया है कृषि विज्ञान में। और जैसा कि मैंने अपने पूर्व लेक्चर में ये बताया था कि आदिकाल से सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन हम लोग कृषि कर्मों के बारे में जानते थे। हल के बारे में, खेत की जुताई के बारे में, धान के बारे में मैंने बताया आपको, अक्षत, कनक, ईख, ये सब इनकी खेती होती थी। और जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है वो सारी नदियों के किनारे हुई है। तो हमारे यहाँ पे दो चीज का बहुत ज्यादा महत्व रहा है, एक तो कृषि क्रम का और एक पशुपालन का। और मैंने जब आपको एग्रीकल्चर विषय के बारे में जानकारी दी थी तब मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर को मोटे रूप से आप 3 भागों में बांट सकते हो। एक तो बांट सकते हो आप एग्रोनॉमी में और एक आप बांट सकते हो हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर। थर्ड इज एनिमल हस्बेंड्री। नाम बहुत ही कॉमन है जो आपको ध्यान में है। ये एनिमल हस्बेंड्री को हम बोलते हैं पशुपालन, हॉर्टिकल्चर को हम बोलते हैं फल विज्ञान या फल उद्योग, फल एवं वन विज्ञान। एग्रोनॉमी को बोलते हैं सस्य विज्ञान। ये 3 मुख्य बातें हम इसके अंदर देखते हैं। वैसे इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको मोटे रूप से जो एग्रीकल्चर को 3 पार्ट में हमने डाला है। सस्य विज्ञान के अंदर हम जो है मृदा के बारे में सारी चीजें बताएंगे आपको। इसके अंदर हम फलों के बारे में सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी और इसके अंदर है पशुओं की नस्लें हैं, पशुओं के महत्व है, पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है, उत्पादन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से 2 चीजें हैं और मैंने आपको बताया कि इन दोनों चीजों का प्रचलन आदिकाल से हमारे को इसका उल्लेख मिलता है। मैंने आपको नाम भी बताए थे, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, वराह संहिता में। तो मौसम की जानकारी, सिंचाई के साधन, कौन कौन सी खेती हो रही है, ये हल के बारे में, ये सारा उसमें विवरण मिलता है। उसके बाद ये भी हमारे को जानकारी मिलती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग ये 2 चीजें ही बनाती है। एक तो बनाता है कृषि और दूसरा बनाता है पशुपालन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत के अंदर 70 to 75% लोग जो कृषक हैं यह खेती पे और पशुपालन पे ही अपना ध्यान केंद्रित किए बैठे हैं। इट मीन्स
जो जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट परसेंटेज है, वो आपका किससे डिसाइड होता है? इन दो चीज़ों से होता है। इसलिए हम लोगों का पूरा ध्यान, केवल हम लोगों का ध्यान नहीं, पूरी जो इकोनॉमी है गवर्नमेंट की, वो डिपेंड किस पे कर रही है? ऑन दी एग्रीकल्चर एंड ऑन दी एनिमल हस्बेंड्री। यदि मनुष्य, किसान एग्रीकल्चर के बाद में यदि दूसरे किसी रोजगार को देखते हो तो पशुपालन को देखते हो। पशुपालन में भी मैंने आपको बताया था कि गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, इससे हमारे को ऊन मिलती है, इससे हमारे को दूध मिलता है। ऊंट जो है ना, इससे हमारे को यातायात के साधन मिलते हैं। बैल है, उससे हमारे को खेत की जुताई वगैरह में काम आता है। उसके बाद में जितने भी पशु हैं, इनसे जो गोबर निकलता है या इसका जो मल मूत्र निकलता है, इससे हम गोबर की खाद बनाते हैं। जो भी पशुओं का पशु चारा वगैरह जो वेस्ट होता है, इनसे हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। दिस टोटल इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यू हैव ऑप्टेड। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एग्रीकल्चर के विषय को चुना है, और एग्रीकल्चर के विषय को चुनने के बाद में आप इसके ऊपर अपनी यदि रुचि बहुत ज़्यादा केंद्रित करके रखेंगे तो इसमें आप बहुत कुछ पाएंगे। मैंने आपको बताया कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर नहीं था। ये हम लोग कृषि का व्यवसाय कर रहे थे, किसान कृषि का व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन, इसके ऊपर ध्यान कम केंद्रित था, क्योंकि किसान जो है वो परंपरागत कृषि कर रहा था। तो उसको जैसी कृषि पूर्व में प्राप्त हुई थी, जिस चीज से वो पहले अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों से वाकिफ था, उन्हीं को वो अपना रहा था। लेकिन वर्तमान में जो है, जो मॉडर्न ट्रेंड आया है, साइंटिफिक ट्रेंड आया है, इसके बारे में इसको जानकारी नहीं थी। तो नतीजा क्या था कि जितना हमारे को उत्पादन, जितनी हमारे को उपज आनी चाहिए थी, उस अनुपात में ये उपज नहीं आ रही थी, और इसलिए भारत कृषि के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक आत्मनिर्भर नहीं रहा, और हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। दो देश हैं जिसमें जनसंख्या का हैवॉक है एकदम, चाइना एंड इंडिया, और ऐसी स्थिति आ गई कि भुखमरी की स्थिति बन गई। तो भारत को कृषि में, जैसे गेहूं है, खाद्यान्न है, खाद्यान्न को आयात करना पड़ा। तो आत्मनिर्भर की तो बात छोड़ो, हम लोग दूसरों पर निर्भर थे खाद्यान्न के लिए, और इस समस्या का निवारण करने के लिए, स्थायी समाधान करने के लिए हमारे कृषि विशेषज्ञों के मन में एक विचारधारा कुलबुलती रही, और वो आखिर बाहर आई, और उन्होंने बिहार के दरभंगा जिले के में गंडक नदी के किनारे कृषि, पहले तो कृषि बोर्ड की स्थापना हुई 1904 में। इस बारे में उन्होंने 1904 में कृषि बोर्ड की स्थापना करी, और उसकी स्थापना करने के बाद में उन्होंने कृषि योग्य, कृषि से संबंधित प्रयोगों के लिए एक जगह चुनी, बिहार का दरभंगा जिला, जिस गंडक नदी के किनारे कृषि आईसी भारतीय कृषि विज्ञान आयोग इसको बनाया, और फिफ्स ऑफ इंडिया, फिफ्स ऑफ यूएसए में, इसमें आपको लिया है पी और यू और एस और ए, इसको बनाया गया पूसा संस्थान,
इंस्टीट्यूट, मैंने आयोग लिख दिया, कृषि विज्ञान संस्थान, पूसा संस्थान के नाम से यह स्थापना हुई 1905 में गंडक नदी के किनारे। भारत को कृषि विज्ञान में, कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों का ये विचारधारा आई और उन्होंने फिफ्थ ऑफ यूएसए के माध्यम से एक संस्थान का निर्माण किया जो पूसा संस्थान के नाम से विख्यात हुआ और ये 1905 में वहाँ बना। और बाद में ये चला कुछ समय के लिए, 30-35 सालों तक चला और उसके बाद में 1936 नवंबर 1936 में यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई और इस बाढ़ की वजह से ये जो संस्थान था ये तहस नहस हो गया। उसके बाद में नवंबर 1936 में इसी संस्थान को, जो पूसा संस्थान के नाम से विख्यात था, इसी संस्थान को इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से नई दिल्ली में स्थापित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से हुआ और यहाँ पे ये अभी भी यहाँ चल रहा है। ये ICRI के नाम से भी चल रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके नाम से भी चल रहा है ICRI, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन कांस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके नाम से भी चल रहा है। ये अब यहाँ पे तरह तरह की कृषि अनुसंधान संबंधी रिसर्च हो रही है और आज हम कृषि के क्षेत्र में अपने आप को बहुत ही सुखद पा रहे हैं। अब हमें किसी जगह कुछ आयात नहीं करना पड़ता, उल्टा हम बासमती राइस को बाहर भेज रहे हैं, बासमती चावल, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनको हम बाहर भेज करके विदेशी पूंजी का अर्पण कर रहे हैं और विदेशी पूंजी का अर्जन कर रहे हैं। तो हम इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं और हमारी अब गिनती ऐसे रास्तों में होने लगी है कि हम दूसरों की आपूर्ति भी करते हैं। तो अब जो है कृषि विज्ञान के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई और ये यहाँ पे आप समझ गए कि अब कृषि विज्ञान जो है एक परंपरागत विषय नहीं रहा है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान बन गया है। और व्यवहारिक विज्ञान बन गया है तो इसने अपनी अलग अलग जगह पे अपनी दस्तक दी है और अलग अलग जगह पे दस्तक दे करके इसने हर क्षेत्र में अपने आप अपनी अनिवार्यता को सिद्ध किया है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। कृषि विज्ञान इतना विस्तृत हो गया, व्यापक विज्ञान हो गया, व्यवहारिक विज्ञान होगा, व्यवहारिक विज्ञान है ना, ये हो गया व्यापक विज्ञान। और व्यापक विज्ञान से कृषि विज्ञान की शाखाएं आ गई बाहर। कृषि विज्ञान के शाखाएं, तो कृषि विज्ञान की शाखाओं में पहली शाखा खुद की ले लेते हैं, सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी, फल एवं वन विज्ञान, दूसरा पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी है ना, अनुवांशिकी, आपको अलग अलग पौधों की अलग अलग किस्में बनानी है तो अनुवांशिकी का काम करेंगे। पादप प्रजनन विज्ञान, प्लांट ब्रीडिंग, कीट विज्ञान, बहुत सारे कीट हैं जो फसलों पर रोग उत्पन्न करते हैं तो हमारे को कीट विज्ञान के बारे में भी जानकारियां लेनी पड़ी। रोग विज्ञान, पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान कर देता हूं, पादप रोग विज्ञान, पैथोलॉजी। इसके बाद में जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी,
इसके अलावा आपके रेशम कीट पालन, उसके अलावा लाख व्यवसाय, लाख उद्योग, मत्स्य विज्ञान, झींगा मछली, मत्स्य, रेशम कीट, मधुमक्खी पालन, ये सारा का सारा कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र बन गया है ना। सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान। इसके बाद में एक चीज मैंने छोड़ी है आपके यहाँ पे, वो है पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। और पशुपालन विज्ञान के अंदर पशुओं की नस्लें देखी जाएगी, कैसा पशु है उससे क्या क्या मिलेगा, पशु रोग भी उसके ऊपर जानकारी रखेंगे, और पशु उत्पाद, पशु उत्पाद में पशुओं का चर्म है, पशुओं के बाल हैं, उसकी ऊन है, उसका खुर है, उसका जो दूध है, ये सारे के सारे इसके अंदर हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अर्जित करें, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। ठीक है भाई, मछली पालन हो गया, रेशम कीट पालन हो गया, लाख उत्पादन हो गया, उसके बाद में वन विज्ञान वगैरह हो गया। एक और शाखा जो मैंने आपसे बताई नहीं है, मुर्गी पालन या कुक्कुट विज्ञान। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, पोल्ट्री फार्मिंग है, ये भी कृषि का ही एक भाग है। हम इसको भाग क्यों मानते हैं, मैं कह रहा हूँ पशुओं के मल मूत्रों को हम अपने कृषि कार्य में काम में लेते हैं, मुर्गी पालन भी कृषि कार्य में काम आता है, ये भी इसमें इंक्लूड है। मुर्गी पालन के बाद में एक कृषि विज्ञान से एक और भी विषय जुड़ा हुआ है, वो है मशरूम उत्पादन उद्योग, ये जिसको आप लोग खुम्बी के नाम से जानते हो। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भाग है, ये इससे प्रोटीन रिच और कार्बोहाइड्रेट रिच हमारे को खाद्यान्न इनसे प्राप्त होता है। ये एक प्रकार का कवक है, बेसिडियोमाइसिटिस कवक की क्लास है, जिसको आप सुन चुके होंगे 11th में, आप सुनेंगे या पहले कहीं आप 10th वगैरह में पढ़ के आए हैं तो ठीक है, अदरवाइज बायोलॉजी में आपको ये चीज़ सुननी पड़ेगी। और बायोलॉजी से आगे बॉटनी वगैरह में आप इसके पढ़ेंगे तो बेसिडियोमाइसिटिस का है। इससे किस प्रकार से मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है, और मशरूम इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फूड स्टफ। ठीक है, अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी भारतीय कृषि विज्ञान की भी दें कि ये चीज़ें भारत में किस प्रकार से अपना अस्तित्व रखती है। भारतीय कृषि विज्ञान के अंदर हम लोग जानते हैं कि भारत की भौगोलिक दशा और भारत की जलवायु यानी ताप, दाब, आर्द्रता, वायु और वर्षा, ये सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग है, क्योंकि भारत अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति वाला, अलग अलग जगह पे इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है। कहीं ऊंचे पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं संकरी ब्यावन घाटियाँ हैं, तो वहाँ की जलवायु अलग है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। उस हिसाब से यहाँ पे हमारे पे कृषि कार्य अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होता है। मिट्टी अलग अलग है, मृदा की प्रकृति अलग है, मृदा की संरचना अलग है, मृदा का संगठन अलग है। इस कारण जलवायु, भौगोलिक दशा, मृदा के संगठन और उसके आधार पे पानी की उपस्थिति भी रहती है, पानी की उपलब्धता भी उस आधार पे होती है। तो उस आधार पे भारत के अलग अलग स्थानों पर कृषि का अलग अलग प्रकार का आपको मिलता है व्यवसाय। कहीं
आप चावल की खेती करते हैं तो वो खेती चावल की दूसरी जगह पे नहीं हो सकती। कहीं आप गन्ने की खेती करते हैं तो दूसरी जगह पे गन्ने की खेती नहीं हो सकती। आजकल हम वैसी परिस्थितियाँ टेक्निकली प्रोवाइड करके हम हर क्षेत्र में हर प्रकार की फसल ले रहे हैं। पहले किसान जो था वो केवल एक तो वर्षा आधारित खेती करता था, वर्षा आधारित खेती थी उसकी, और केवल एक फसल उत्पादन पे निर्भर था। लेकिन अब हमारे पास सिंचाई के स्रोत आ गए हैं, सिंचाई के स्रोत आ गए हैं, हमारे पास सिंचाई के साधन हैं, और हमारे पास मिश्रित खेती भी है। और मिश्रित खेती जो है वो है, उसके बाद व्यवसायीकरण भी है खेती का, व्यवसायीकरण, व्यावसायिक खेती है, क्योंकि इससे हम हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। हम केवल रोटी रोजी और कपड़े के लिए खेती नहीं कर रहे हैं, हम अपनी अर्निंग भी इसी से प्राप्त कर रहे हैं। हम अपने दूसरे जो व्यवसाय हैं उनको करने के लिए भी खेती का सहारा ले रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे जो पूर्व में खेती थी वो वर्षा आधारित थी और किसान किसी फसल विशेष को ही उगाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास इसमें बहुत सारा बदलाव आ गया। वी आर फेसिंग सो मैनी थिंग्स एंड वी आर अडॉप्टिंग सो मैनी टेक्निकल स्ट्रेटजी, और इसके कारण हम आज पहले से कहीं बेहतर दशा में। भारत बहुत ही संपन्नता वाला देश है, भारत के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और कमी है तो ये है कि हम उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और आज के समय में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, हमारे पास तकनीक आ गई है, हमारे पास जो तरीके आ गए हैं, ऐसी जानकारियाँ आ गई है कि हम किस प्रकार से ज़्यादा टिकाऊ खेती कैसे करें। हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास संसाधन कम है, और संसाधन कम से हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अर्निंग कैसे करें, इस हेतु हमारे को निर्भर रहना पड़ेगा ड्यूरेबल फार्मिंग के ऊपर। आज हम शुष्क खेती भी कर रहे हैं, पानी नहीं है तो भी हम कम पानी में शुष्क खेती कर रहे हैं। हम आज के समय में जैविक खेती भी कर रहे हैं। हमारे पास अब खेती की पद्धतियाँ चेंज हो गई है। हम अब परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है, बारिश के ऊपर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बारिश यदि हो जाती है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं होती है तो हम उसके लिए भी तैयार है, उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है। हमारे पास गहरे कुएं हैं, हमारे पास पानी की उपलब्धता है, हमारे पास सिंचाई के स्रोत हैं, सिंचाई के साधन हैं, और हमें पादप की क्रांतिक अवस्थाओं को देखकर, कब पौधों को पानी की आवश्यकता रहती है, उन अवस्थाओं को देखकर हम बरसात पर अपनी निर्भरता नहीं दिखा करके सिंचाई कर रहे हैं और खेती ले रहे हैं। तो बेटा ये बातें हैं आप लोगों ने सुनी, ठीक है ना। और हम लोगों ने ये चीज़ बताई आपको कि हम अब कृषि से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, कृषि से हम बहुत बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, जैसे खांडसारी, गुड़, है ना, उसके बाद तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग, कॉफ़ी उद्योग, बहुत बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं। तो इसलिए कपास का उद्योग है, वस्त्र उत्पादन का, ये सारे जहाँ जहाँ जिस प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता है, हम वैसी वैसी खेती उत्पन्न कर रहे हैं। हम सब्जियां उत्पन्न कर रहे हैं, हम फलों का विकास कर रहे हैं, और फलों का विकास करने के बाद में फल प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी हम अपना योगदान दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे अब किसी भी प्रकार की कोई भी अब कृषि के क्षेत्र में मुझे कसर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बिकॉज वी आर फार अहेड फ्रॉम द प्रीवियस डेज। हमारी पुरानी जो बातें थी उसको यदि आप भूल जाएं, हम अपना जो किसान है उसको इतना दक्ष बनाएं, उतना उसे इतना हम कुशल बनाएं, उसमें हम कृषि के प्रति कौशल विकास करें और ये सारी चीज़ें बताएं, वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना उसको हम समझाएं, और किसी विशेषज्ञ की हम सहायता लें,
कृषि विशेषज्ञ की सहायता लें, किसी तकनीकी सहायक की हम सहायता लें, तो हम हमारे खेतों में सोना उगा सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है गोल्ड, हम अपनी कृषि को सोना उगा सकते हैं। जो चिड़िया सोने की हम कहते थे भारत को, वो सोने की चिड़िया भारत है। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि सोना की चिड़िया यहाँ पाई जा रही है। सोने की चिड़िया से मतलब है कि हम अपना स्वर्णिम समय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं यदि इन चीज़ों पे ध्यान दें। तो अब मैं आपको यहीं बता करके अपने व्याख्यान को विराम देना चाहता हूं, और ज़्यादा आप जानकारी मेरे ध्यान से ले चुके हैं, क्योंकि अब आज ये जो चीज़ें बता रहा हूँ प्रारंभ में कृषि विज्ञान के बारे में जो चीज़ें बता रहा हूँ, उसमें मैं आपको केवल ये ही बार बार आपके ऊपर एम्फेसिस करूँगा, आपको बार बार यही चीज़ बताऊँगा कि कृषि विज्ञान जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और विस्तृत और व्यापक विज्ञान बन गया है। इसलिए आप इसमें अपना ध्यान केंद्रित करें, और इसका अपना ध्यान केंद्रित कर रहेंगे तो देश की इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सेव प्लांट, सेव लाइफ, लर्न एंड अर्न, ये 4 चीजें मैं आपको बता कि बात पूरी कर रहा हूं। सेव प्लांट, सेव लाइफ, पौधे बचाओ जीवन बचाओ, और है अर्न और है लर्न, कुछ सीखो और कुछ कमाओ। यानी कृषि विज्ञान आपकी कमाई का स्रोत है। यदि आप पौधे को पनपाओगे, पौधे को संरक्षित करोगे, तो आपकी लाइफ संरक्षित है, आपका जीवन सुरक्षित है। और यदि आप कुछ तकनीकी जानकारियां हासिल करोगे, इफ यू विल लर्न समथिंग देन यू विल डेफिनेटली अर्न समथिंग, और कुछ पाओगे तो कुछ देश को दे जाओगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।